सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये टॉपिक कई जगह इंपॉर्टेंट है, काफ़ी जगह आता है पेपर में। जैसे बीएससी हमारे सेकंड सेमेस्टर में तो है ही, और गेट एग्ज़ाम में ही पूछा जाता है, नेट एग्ज़ाम में भी है और आईआईटी जेम में भी है। इसमें क्या होता है, दो टाइप की इक्वेशन होती है। इसकी जो फॉर्म है वो ए एक्स इज इक्वल टू हम यहाँ पे वी बोलते हैं। ए हमारा क्या होता है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है, और एक्स हमारा जो होता है वो अननोन्स होंगे एक्स वाई जेड, और जो वी होगा वो एक कॉलम वेक्टर की तरह इसको हम लिख लेते हैं। जैसे मान लो कि कुछ इक्वेशन हम ले रहे हैं इस टाइप से, 4x प्लस 3y प्लस का 2z इज इक्वल टू 0। रैंडमली मैंने ऐसे राइट कर लिया। 2x प्लस 9y प्लस 7z इज इक्वल टू 0, और 8x प्लस के 3y प्लस 6z इक्वल टू 0। कुछ इस टाइप से मैंने अभी यहाँ पे इक्वेशन लिखी। कितनी इक्वेशन लिखी मैंने दोस्तों? 3 इक्वेशन लिखी हैं, और यहाँ पे, और ये तीन ही मेरे यहाँ पे अननोन्स हैं। तो इसका अगर मैं देखूँ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनाऊँ, तो जो मेरा ए होगा वो कैसे लिखा जाएगा, 4 3 2, फिर इसका कोएफिशिएंट एक्स 4, कोएफिशिएंट ऑफ वाई 3, कोएफिशिएंट ऑफ जेड 2। ओके, सिमिलरली 2 9 7 8 3 6, इस मैट्रिक्स को हम लोग बोल देते हैं अपना कैपिटल ए, ऐसे राइट कर लेंगे। और जो फिर कोएफिशिएंट मैंने किसके राइट करे, एक्स वाई जेड, एक बाई जेड, इसको हमने बोल देते हैं हम लोग कैपिटल एक्स, जो कि मेरा कॉलम वेक्टर है। और इज इक्वल टू में क्या है मेरा 0 0 0, वो एक जीरो वेक्टर की तरह राइट मैंने कर लिया, और इसको हमने नाम दे दिया वी का। तो इस इक्वेशन में पूछा क्या जाता है, यहाँ पे दो ही टाइप होते हैं। अगर मेरा जो ए एक्स इक्वल टू वी है उसको दो फॉर्म में मैं डिवाइड करूँगा। एक तो मेरा होता है होमोजीनियस इक्वेशन। क्या होता है? होमोजीनियस इक्वेशन। दूसरा मेरा होता है नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। अब ये होमोजीनियस इक्वेशन क्या है और नॉन होमोजीनियस इक्वेशन क्या है वो आप देखो। अगर मेरा बी वेक्टर, जैसे मैंने कॉलम वेक्टर बोला, अगर मेरा वी वेक्टर टोटल 0 है तो उसे बोलते हैं होमोजीनियस इक्वेशन। लाइक दिस एग्जाम्पल, बिल्कुल इस एग्जाम्पल की तरह यहाँ पे सारे मेरे जो 0 0 है, पूरा वेक्टर मेरा 0 है, तो ऐसे इक्वेशन को हम बोल देते हैं होमोजीनियस इक्वेशन। और जो इस टाइप होता है, यहाँ पे क्या होगा, जो मेरा वी 0 नहीं है, अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ भी अपना यहाँ पे मैंने मान लो 1 कर लिया, तो अब ये बन जाएगा 0 1 0। तो ये एक नॉन जीरो वेक्टर आया ना, कॉलम वेक्टर नॉन जीरो वेक्टर हुआ, इसका मतलब ये 0 नहीं है, तो इसको हम बोल देंगे नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। अब इसमें सॉल्यूशन की बात की जाती है। भाई ये चैप्टर आया क्यों, तो मैं आपको समझा दूं। इस टॉपिक में क्या फाइंड करना होता है, एक्स वाई जेड की वैल्यू। ऐसे एक्स वाई जेड वैल्यू ढूंढ पाए हम कि जो मेरी जितनी भी इक्वेशन है उस सब में पुट करने पे राइट हैंड में मेरी जो वैल्यू राइट है वो ही आ जाए। तो ऐसे एक्स वाई जेड ढूंढने में इस मेथड का हम लोग यूज कर लेते हैं। अदरवाइज़ तो वैसे ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि अगर आपसे कह दिया जाए कि ऐसे एक्स वाई जेड ढूंढो जिसको पुट करने से यहाँ 1 आ जाए, उस एक और वही एक्स वाई जेड, क्योंकि एक्स वाई तो सेम ही रहेंगे, एक की इक्वेशन तो सारी इक्वेशन के लिए सेम रहेंगे, तो वही एक्स वाई जेड यहाँ पुट करने से 0 आ जाए और वही एक्स वाई जेड पुट करने से वहाँ पे भी 0 आ जाए। तो ऐसे सोचने से अगर हम सोचेंगे तो थोड़ा सा मेरा काम जो है वो टफ हो सकता है। तो हम लोग फिर इस सिस्टम को, इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, और इसको हम सॉल्व करते हैं एक मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करके। तो जैसे होमोजेनियस इक्वेशन में बना लिया मैंने और नॉन होमोजेनियस इक्वेशन बना लिया, फिर इसके हमने क्या किया कि अलग अलग सेपरेट एक्सरसाइजों में कर लिया। जैसे पहले एक्सरसाइज में डिवाइड करेंगे हम होमोजेनियस की स्टडी करेंगे, और सेकंड एक्सरसाइज में हम लोग क्या करेंगे, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन की स्टडी करेंगे। तो इसमें क्या है, होमोजेनियस इक्वेशन में हमेशा हमें ऑलवेज सॉल्यूशन मिलता है, ऑलवेज सॉल्यूशन, यानी कि हम यहाँ बोलेंगे हमेशा कंसिस्टेंट देता है। क्या देता है? कंसिस्टेंसी बोल दे रहे हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है या तो मेरे एक्स वाई जेड, कंसिस्टेंसी मतलब है या तो वो यूनिक सॉल्यूशन दे देगा, या फिर वो क्या दे देगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे देगा। इसका मतलब क्या हुआ, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि आपने वो एक्स वाई जेड ढूंढ लिए, और वो ऐसे ढूंढ लिए कि अब उनके अलावा दुनिया में और दूसरे एक्स वाई जेड नहीं होंगे। वही ऐसे एक्स वाई जेड होंगे जो इस सारी मेरे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देंगे, और इसके अलावा दूसरे नहीं होंगे, तो इसका मतलब यूनिक हो जाएगा।
और अगर यूनिक नहीं हुआ इसका मतलब इनफाइनाइट, कि अगर आपके पास ऐसे एक्स वाई जेड आपने ढूंढ लिए जिसके अलावा आप और भी ढूंढ पाएँ अब, तो उसका मतलब होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यहाँ पे नो सॉल्यूशन वाला कभी नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं कह दूँ तुम्हारा बी जीरो है, इसका मतलब यहाँ सारे सब जीरो है मेरे, तो भैया एक एक्स वाई जेड तो हमेशा, अगर आप कह दो कि एक्स बराबर जीरो, वाई बराबर जीरो, जेड बराबर जीरो लेने से देख लो ये हमेशा सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को, और सारी को सेटिस्फाई करेगा। अगर आप एक्स जीरो पुट करोगे, यहाँ वाई जीरो पुट करोगे, यहाँ जेड पुट करोगे, और दोनों का आप सम जब करोगे तो क्या आ जाएगा, जीरो ही तो आ जाएगा। और सबके लिए इस इक्वेशन में भी जीरो मिल जाएगा हमें, और इस इक्वेशन जीरो मिल जाएगा। तो इस टाइप से जो वी होमोजेनियस इक्वेशन होती है जहाँ पे वेक्टर जीरो होता है, कॉलम वेक्टर जो वी वेक्टर जीरो होता है, तो उस केस में हमेशा हमें सॉल्यूशन मिलेगा। हाँ, सॉल्यूशन में क्राइटेरिया हो सकता है कि वो मेरा यूनिक सॉल्यूशन है या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, वो डिजर्व करता है रैंक पे। अब ये रैंक क्या होता, रैंक क्या होता है, एक मैट्रिक्स की नॉन जीरो रो को हम लोग रैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक मैट्रिक्स की नॉन जीरो रो को हम लोग रैंक बोल देते हैं। और रैंक निकालने के मेथड हमारे पास बहुत होते हैं, या तो हम उनके सारे पॉसिबल सब मैट्रिक्स को देख लें, उससे हम रैंक निकाल पाएँ, या फिर हम इसको क्या करें, एक्लन फॉर्म बना लें। और एक्लन फॉर्म बनाने का तरीका कुछ नहीं है, अगर आपने थोड़ा ही पढ़ा हो कि रो एक मेथड है, रो एलिमेंट्री, आपको थोड़ा बहुत आता होगा ये, ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें क्या होता है, तीन ही प्रकार के टाइप होते हैं। पहला, आप किसी भी आर आई को किसी भी आर जे से कन्वर्ट कर सकते हो। दूसरा, आप किसी भी रो को किसी भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर सकते हो। और थर्ड, किसी भी आर आई को उसी रो में आप कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करके दूसरी रो को ऐड कर सकते हो। बस देखो, इन्हीं हमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, इसे हम बोलते हैं रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन या ई रो ट्रांसफॉर्मेशन। आप इसको ऐसी बुक में राइट करके देख, आपकी बुक में लिखा होगा ऐसा, ई रो ट्रांसफॉर्मेशन। इस मेथड से हम लोग अपने मैट्रिक्स, अभी मैं बता दूंगा, क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन लगवाऊंगा, तो अगर आपको सारा समझ में आया कि हम लोग एक्लन फॉर्म कैसे बनाते हैं। बस आप ये समझो कि पहले हमें एक्लन फॉर्म बनाना आना चाहिए मैट्रिक्स का, वहाँ से हम रैंक निकाल लेंगे, और रैंक निकाल के हम डिसाइड कर लेते हैं। तो इसमें हमें जो सीखना है वो क्या सीखना है, देखो दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले लड़ाई हमारी क्या होती है कि ये जो एग्ज़ामों में, कॉम्पिटिशन एग्जामों में आता है, वैसे अगर ग्रेजुएशन में आएगा तो सिंपल सा हमें बस सॉल्यूशन निकालना होगा, मतलब एक्स वाई जेड के मान निकालने होंगे, तो वो तो बड़ा ईजी हो जाता है। लेकिन वही चीज़ अगर मुझे कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछी जाती है, जैसे CSI या नेट में पूछा जाता है, या गेट में पूछा जाता है, या जैम में पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाता है। तो हमें करना क्या है, यहाँ पे जो लड़ाई होती है वो N और M और R की होती है। अब देखो ये N M है क्या भाई, जब कोई मैट्रिक्स है, जब हम अपने, मेरे पास कोई इक्वेशन थी, अब इक्वेशन तो काइंड की हो सकती है, या तो वो होमोजेनियस इक्वेशन हो सकती है या फिर नॉन होमोजेनियस इक्वेशन हो सकती है। उस इक्वेशन को मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में प्रेजेंटेड कर लिया। अब जब मैट्रिक्स बन गई तो भैया उसमें रो भी होंगी और कॉलम भी होंगी। तो मैंने बोला, मोस्टली जो हम लोग मैट्रिक्स को राइट करते हैं वो M क्रॉस N में लिखते हैं ना, वो लिखते हैं कि नहीं, M क्रॉस N। M मेरा क्या हो जाता है, M मेरा हो जाता है रो, और जो N होता है वो कॉलम होता। अब एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन हो जाती, कभी कभी एग्ज़ाम में वो N इंटू M भी कर देते, और यहीं से हम लोग पढ़ के गए M इंटू N का कॉन्सेप्ट, और वहाँ पे उन्होंने चेंज कर लिया, N इंटू M कर दिया। तो फिर वैसे ही हमें समझना होगा थोड़ा सा। तो N हमारा कॉलम होता है, M हमारा रो होता है, और जो कॉलम होते हैं वो हमेशा बताएंगे, मैं N नहीं बोल रहा हूँ, मैंने तो एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल ले लिया M इंटू N मैट्रिक्स का, लेकिन जो मेरा N है वो हमेशा यहाँ पे क्या बताएगा, हमेशा जो कॉलम होता है, आप कॉलम को समझिएगा, बाद वाला कॉलम होता है, पहले वाला रो होता है, जो भी है पहले रो है बाद में कॉलम है। और जो कॉलम होती है ना वो हमेशा नंबर ऑफ अननोन्स को बताती है। किसको बताती है, नंबर ऑफ अननोन्स को। अननोन्स का मतलब होता है वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे एक्स वाई जेड 3 अननोन्स हैं। कितने अननोन्स हैं, 3 अननोन्स हैं। तो इस मैट्रिक्स को अगर मैं राइट करूँ तो ये 3x3 का मैट्रिक्स है ना मेरा, मतलब मेरा पीछे मैंने देखा एंड 3 कॉलम, जी हाँ यहाँ पे 3 कॉलम है, इसका मतलब इसमें अननोन्स 3 वेरिएबल है। इसके बाद M जो होती है वो रो होती है, और रो बताते हैं आपकी नंबर ऑफ इक्वेशन को। क्या बताते हैं, नंबर ऑफ इक्वेशन। अगर अब आपका एग्जामिनर में वो N इंटू M कर देगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, हम N इंटू M की तरह समझ लेंगे, बस बाद वाले को कॉलम से रिप्रेजेंट करना है और पहले वाले को रो, मतलब नंबर ऑफ इक्वेशन से। तो इक्वेशन कितनी है, 1 2 3, मतलब 3 इक्वेशन है,
तो जो m होगा वो 3 होगा, और वेरिएबल x y z कितने वेरिएबल 3, मतलब वो मेरे अननोन्स हो जाएंगे, वो मेरी कॉलम हो जाएंगी। अब r मैंने यहाँ पे रिजर्व करा रैंक को, ठीक है भैया। अब केस आपका क्या क्या बन सकता है वो केस भी समझ लो भाई। केस यही तो हो सकता है, m इक्वल टू n हो जाएगा, दोनों बराबर हो सकते हैं, जैसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोल देते हैं, हम सब ने पढ़ा, जैसे हम क्या बोल देते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोल देते हैं। इसके अलावा सेकंड होता है, सेकंड जो होता है वो क्या होता है, फिर इसके बाद एक केस ये भी है m लेस देन n, और थर्ड केस क्या है, m ग्रेटर देन n। भाई यही पॉसिबिलिटी है ना, इसके अलावा केस तो नहीं बन रहा। लेकिन जो सॉल्यूशन की बात अगर करी जाए कि कहाँ मेरा यूनिक सॉल्यूशन होगा, कहाँ मेरा नो सॉल्यूशन होगा और कहाँ मेरा यूनिक सॉल्यूशन होगा, उसकी लड़ाई मुझे पूरी रैंक पे देखनी होती है। अब आप कैसे पता करेंगे, आप पहले देखो कि मेरा यहाँ पे n क्या है, कॉलम है। तो अगर आपकी रैंक हमेशा कॉलम के बराबर आती है, क्या आती है, रैंक हमेशा कॉलम के बराबर आती है, या ये कह लो कि आपकी रैंक जो है, मैं इसको ऐसे राइट कर ले रहा हूँ, आपकी जो रैंक है r बोला मैंने, वो नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर आती है, किसके, नंबर ऑफ अननोन्स के, या बोल लो n के। तो हमेशा इस सिचुएशन में मैं होमोजेनियस की बात कर रहा हूँ, x बराबर 0 की बात कर रहा हूँ, इस सिचुएशन हमेशा वो क्या मिल जाएगा, मुझे यूनिक सॉल्यूशन मिल जाएगा। और अगर आपकी रैंक अगर लेस आती है n से, तो इस सॉल्यूशन हमें क्या मिलेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसके बाद मुझे केवल n पे देखना है, m पे नहीं देखना है, यानी जो मेरा रैंक होगा उसकी कंपेयर मुझे अपने अननोन से करनी है। अगर मेरी रैंक अननोन के बराबर आती है, इस सिचुएशन में आपको हमेशा यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। और अगर मेरी रैंक अननोन से एक लेस आती है, तो इस सिचुएशन में मुझे हमेशा इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल जाएंगे होमोजीनियस इक्वेशन में। अब बताने को मैं कुछ और बताऊंगा, तो वो आप देखिए। इसके आगे फिर क्या होता है, इसके आगे मुझे जैसे फॉर एग्जांपल आपका n भी आ गया समथिंग, और n भी आ गया और r भी आ गया, फिर आपने क्या करा, एक n माइनस आर करना है। क्या करना है, n माइनस आर करना है। तो जो n माइनस के r होता है वो हमेशा क्या बताएगा भाई, n तो मेरे क्या थे, नंबर ऑफ अननोन्स थे, और r मेरा क्या था, रैंक था, मतलब रैंक मतलब वो नॉन जीरो रो थी। तो डिफरेंस करेंगे जब दोनों का, तो यहाँ से जो निकल के आता है वो आता है नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। इस अब ये यहाँ पे ये लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन क्या है वो मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। लेकिन थोड़ा इतना समझ लो कि कहीं ना कहीं आपको इंडिपेंडेंट शब्द समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इंडिपेंडेंट इसका मतलब जैसे यहाँ पे मेरे n क्या है, अननोन्स है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका n 3 है, यहाँ पे इस जगह मैंने देखा तो मेरा n कितना है, 3 अननोन्स है मेरा। और आपने इस मैट्रिक्स की रैंक निकाली है, मैं रैंक अभी निकालूं तो रैंक मान लो सपोज करके इसकी रैंक 2 आ गई, तो आप डिफरेंस करोगे 3 माइनस 2 मतलब 1 आ गया। इसका मतलब एक ऐसा लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन मिला। इसका मतलब ये है कि एक अननोन्स की वैल्यू को आप अपने मन से ले सकते हो, वो फ्री हो गया, वो इंडिपेंडेंट हो गया। आप उसकी वैल्यू कुछ भी लो, वो आपके अकॉर्डिंग है। लेट सपोज करके आपने जेड को मान लिया, जेड को कह दिया सी, तो अब आप जब जेड को सी ले लोगे तो बकाया के जो अननोन से मेरे एक्स और वाई वो अब इसी के टर्म्स में आएंगे ना, बोलो। क्योंकि जो मेरा जो जेड इक्वल टू सी है वो कहीं ना कहीं मैं एक्स पुट करूँगा, वहाँ से मुझे एक्स की वैल्यू मिलेगी, मैं वाई पुट करूँगा, मुझे वहाँ से वैल्यू मिलेगी। तो ऐसे केस में जब रैंक अगर लेस देन एन होती है तो एटलीस्ट 1 LI सॉल्यूशन तो कंफर्म हो ही जाता है, क्योंकि n माइनस आर करेंगे तो 1 तो मिलेगा ही, ऑब्वियस बात है। तो यहाँ से हमेशा एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन गारंटी तो मिल ही जाएगी जब मेरा रैंक हमेशा छोटा होगा अपने उस अननोन से। और उस केस में हमेशा क्या सॉल्यूशन मिलते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे, क्योंकि मैंने एक सी माना, अब मैं सी कुछ भी ले लूँ मेरा एक्स वाई चेंज हो जाएगा, जो सी मैं सी ले लूँगा मेरा एक्स वाई तुरंत चेंज हो जाएगा। तो इस केस में हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल जाएंगे। और अगर आपने कहा नहीं सर एन भी मेरा 3 है और रैंक भी चलो 3 ही आ रही है, तो आपने माइनस करा n माइनस आर मतलब 3 माइनस 3, तो क्या मिला 0। मतलब एक भी सॉल्यूशन लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन नहीं मिले, इसका मतलब सारी एक्स वाई जेड ऑटोमेटिक मुझे उनकी वैल्यू मिल गई है। आपको अपने मन से कुछ नहीं बनाना, आपको कुछ अपने मन से लेना नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि मुझे ओनली 1 एंड ओनली 1 मुझे यूनिक सॉल्यूशन उस चीज़ का मुझे मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब इसका मैं क्या करता हूँ, एक एक्सरसाइज क्वेश्चन लेता हूँ और आपको समझाता हूँ कि कैसे मैं अपने इस फॉर्म को, अपने इस मैट्रिक्स को
एक्लन फॉर्म बनाऊंगा वायर रो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से, और इसके बाद फिर हम कैसे मैट्रिक्स सॉल्यूशन बताते हैं कि सॉल्यूशन मेरा जो है वो यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है और नो सॉल्यूशन है। तो देखो अब मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास बुक जो है अच्छा बुक है, ये बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का बुक का नेम मेरा क्या है, मैट्रिक्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। वैसे मैं इस बुक का नाम नहीं बताने वाला, क्योंकि आप कोई अच्छी सी बुक प्रीफर करें, ठीक है। तो ये बुक जो है इसमें क्वेश्चन 2x माइनस 3y प्लस जेड इक्वल टू 0 और x प्लस 2y माइनस 3z इज इक्वल टू 0 और मेरा नेक्स्ट 4x माइनस के y माइनस 2z इक्वल टू 0, ये मेरा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन को देखा, और ये क्वेश्चन कि अगर इसमें कितनी इक्वेशन है वो हम सब पहले निकाल कर देख ले रहे। तो इस इक्वेशन मैंने कहा 1 2 3, कितनी इक्वेशन है मेरी, 3 इक्वेशन है। इक्वेशन किससे मैं बोलता हूँ हमेशा, इक्वेशन का मतलब मेरा रो होता है ना, तो रो मेरी कितनी है यहाँ पे 3 होगी, जिसको मैंने बोला m से, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ m इंटू n कर रहा हूँ राइट अपना। कितने वेरिएबल्स हैं 1 2 3 x y z ये तो वो मेरे किससे कॉलम से हो गए ना। तो मेरा जो कॉलम है वो नंबर ऑफ क्या होता है, नंबर ऑफ अननोन्स, जिसे हम n बोलते हैं, वो कितने मेरे 3 हैं। आप पहले m और n का कंफर्म कर लोगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। अब मुझे जो भी मुझे रैंक निकालनी है वो मैं कंपेयर करूंगा इस n से, ठीक है। तो आपने ये भी चेक करा कि हाँ भैया इक्वल टू में 0 भी आ रहा, मतलब जो मेरी इक्वेशन है वो कैसी इक्वेशन है, एक होमोजीनियस इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन है, होमोजीनियस, लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन है। आइए जब मैंने इस मैट्रिक्स को बनाया, इसे कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को, तो मुझे क्या मिलेगा 2, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स 3 और ये 1, यहाँ पे 1 2 माइनस 3 4 माइनस 1 माइनस 2 आया, बोलो। और इसके राइट साइड में थोड़ा इसके मैं जब इसके टपल्स लिखूंगा एक्स वाई जेड के, तो क्या आएंगे एक्स वाई जेड, और ये सबसे पहले आपको ये काम करना होगा। बोले बनाना आ गया, सिंपल सा है, कुछ नहीं करना। 2 माइनस 3 1 1 2 माइनस 3 4 माइनस 1 माइनस 2, और ये एक्स वाई जेड 0 0 0। अगर आप फिर से मल्टीप्लाई करोगे तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने का मेथड पता है आपको, इसका रो और इसका कॉलम से प्रोडक्ट करते हैं तो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हो जाता है। और आप चेक भी कर सकते हो, ये मेरा 3 क्रॉस 1 का होगा क्योंकि ये 3/3 का है, और ये मेरा 3 क्रॉस 1 का होगा, 3 रो एंड 1 कॉलम, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद मुझे करना क्या है, जब मैं ये बना चुका हूँ तो मैंने देख लिया कि मेरा ax इक्वल टू 0 हो गया, ये मैंने a हो गया, ये मेरा कैपिटल X हो गया, इसको मैंने v का नाम दिया, और मेरा v कैसा है 0, मतलब होमोजीनियस इक्वेशन। लो